एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें हम देखेंगे टोटल 135 क्वेश्चन हैं और सभी जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जो अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक है उस पुस्तक पर आधारित ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन और उनके आंसर। इससे पहले हमने क्लास 9th के हिंदी और साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर दिए हैं। आप YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 से संबंधित मॉडल क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर श्री कमलेश कुमार जी के द्वारा तैयार किया गया है। तो शुरू कर रहे हैं आज का सोशल साइंस से संबंधित मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्यकाल के किसी शासक की उपलब्धियों की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में आप एक विद्यार्थी के रूप में किस स्रोत के अध्ययन को प्राथमिकता देंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसका आप चयन करें। ये सभी क्वेश्चन, ये जो आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें सभी सब्जेक्टों का कंबाइंड एक पेपर होगा और उसके जो आंसर हैं वो आपको OMR शीट पर कंप्लीट करने हैं। OMR शीट में 4 गोले दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी राइट क्वेश्चन होगा वो गोला आपको सावधानीपूर्वक भरना है। तो पूरा उस गोले को, जो बॉल पेन है उसके माध्यम से उस गोले को आपको पूरा भरना है, अधूरा भी नहीं भरना है, टिक का निशान भी नहीं लगाना, बल्कि उसको पूरा भरना है, तभी वो क्या सही माना जाएगा। तो इसकी हम बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में आप गोला काला करोगे सी वाले ऑप्शन का, शासक के अभिलेख, सिक्के एवं ताम्रपत्र पढ़कर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ में मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वर्तमान भारत के किस भूभाग के संदर्भ में किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में इतिहास ज्ञान के मूल स्रोतों के लिखित साधनों का संरक्षण करने के मूलभूत अंतर क्या हो सकता है। तो साधनों का संरक्षण करने में मूलभूत अंतर कौन सा हो सकता है वो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अभिलेखागार के भवन जो हैं वो पुस्तकालय के भवन से अधिक बड़े होते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर है, फारसी और अरबी भाषा में सुलेख की जो लिपियां हैं वो नस्तलिक और शिकस्त को आप किस आधार पर भिन्न पाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा दोनों लिपियों की भाषा जो है वो अलग अलग है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर है, एक इतिहासकार को पांडुलिपियां अपने मूल स्वरूप में प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आपके मत में कथन को स्पष्ट करने के लिए मूल तथ्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांडुलिपियों का संरक्षण कठिन कार्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकालीन समाजों में गतिशीलता या प्रव्रजन अधिक देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को
प्रोत्साहन देने वाला महत्वपूर्ण कारक आप किसे मानते हैं? इसका जवाब हो जाएगा लोग आजीविका हेतु व्यापार की खोज में थे। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग तकनीकी नवीनता का द्योतक माना गया है। कृषि के क्षेत्र में कृषि के कौन से क्षेत्र को आप इससे सर्वाधिक प्रभावित मानेंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कृषि योग्य असिंचित क्षेत्र को लाभ मिला। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक समूह विशिष्ट रीति से मंत्रों का सामूहिक गान कर रहा है। इतिहासकार अमीर खुसरो के वर्णनों के आधार पर आप इसे किस भाषा व वर्ग के युग्म से जोड़ेंगे? सही युग्म का चयन आपको करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा फारसी भाषा उलेमा वर्ग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर है, यदि आप मध्यकालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, किसी स्थान का पता पूछने के लिए संवाद की कौन सी भाषा का आप उपयोग करेंगे? तो हम कौन सी भाषा काम में लेंगे? ब्रिज भाषा। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ गया था। कथन का आशय किस प्रकार के वर्चस्व की ओर संकेत करता है? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए आप मौर्य शासकों के बारे में गुणवत्तापूर्ण जानकारी एकत्र करना चाहते हैं। अध्ययन के दौरान आप कौन से स्रोत को सर्वाधिक प्राथमिकता देने वाले हैं? तो हम पांडुलिपियाँ जो हैं उनको सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल के गुलाम एवं तुगलक वंश के अध्ययन के लिए आप किन इतिहासकारों व उनके ग्रंथों का विवरण देखेंगे? समुचित युग्म का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। मिनहाज, तबकात ए नासिरी, बरनी, तारिख ए फिरोजशाही, अमीर खुसरो, तारिख ए अलाई, फिरदौसी, शाहनामा। तो यहाँ इतिहासकार और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। पहले इतिहासकार है मिनहाज, सामने उसका ग्रंथ है। तो ये जो युग्म है उसका चयन आपको करना है। सही जो युग्म है वो आपको चुनना है। तो विकल्प ए और ब वाला सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। मिनहाज तब द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ है तबकात ए नासिरी, और बरनी के द्वारा लिखित ग्रंथ है तारिख ए फिरोजशाही। ये दोनों ही इसमें सही है। बाकी के आगे दोनों ग्रंथ और इतिहासकार क्या हैं? गलत हैं, उचित मेल नहीं खाते हैं। अगला है, मध्यकालीन हिंदू समाज ईश्वर की प्राप्ति के लोकतांत्रिक मार्ग अपना रहा है। समानता की भावना से प्रेरित इस आध्यात्मिक आंदोलन का वह लोकतांत्रिक पक्ष कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा यज्ञ कर्म पर सबसे ज़्यादा बल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों के आधार पर इस्लाम के संप्रदायों शिया और सुन्नी में आप क्या अंतर पाएंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा केवल विकल्प ए सही होगा। मतलब सुन्नी जो है वो प्रथम खलीफा से स्वयं का उद्भव मानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ए और ब दोनों दे रखे हैं। फिर पूछा गया कि ये दोनों ही विकल्प सही हैं या केवल ए वाला विकल्प सही है। तो इसमें ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
डी। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन या प्रारंभिक तथा आधुनिक इतिहासकार भारतीय इतिहास में काल विभाजन करते समय भिन्न आधार रखते हैं। विकल्पों के आधार पर औचित्य आपको समझाना है। तो इसमें 14 नंबर में डी वाला हो जाएगा और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे तो इसमें भी 14 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह विकल्प दिए हैं ए और ब। आगे स वाले विकल्प में दोनों कथन सही बता रहे हैं और द वाले विकल्प में केवल एक कथन सही बताया गया है। तो इसमें हम देखें, आरंभिक इतिहासकार धर्म को आधार मानते हैं और आधुनिक इतिहासकार सामाजिक व आर्थिक आधार मानते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहने वाला है। तो ये 14 और 15 नंबर क्वेश्चन एक जैसे हैं। 14 का सही जवाब डी और 15 का सही जवाब सी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की मध्यकालीन भाषाओं को उनके बोले जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र से समता रखने वाला उपयुक्त युग्म आपको चुनना है। भाषाओं का क्रम है तेलंगाना, गोजरी, हिंदी, अवधी। तो इसका सही क्रम आपको 4 ऑप्शनों में चुनना है। इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, फिर गुजरात, गुजरी, फिर है तेलंगाना, ये तेलंगाना में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में, हिंदी दिल्ली और अवधी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 है, आपको अमीर खुसरो की मसनबियाँ व कविताओं को पढ़ना है। आपको किस मध्यकालीन भाषा की जानकारी होना अपेक्षित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है मालाबारी भाषा का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, राजा बनने के लिए उच्च वर्ण का होना सत्ता की स्वीकार्यता हेतु महत्वपूर्ण था। ऐसा करने के लिए राजाओं ने जिस परंपरा का आश्रय लिया वो कौन सी परंपरा थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणों को दान देकर उनसे दीक्षा प्राप्त करना। 19 नंबर है, उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा करते समय आपके मार्ग में क्रमशः आने वाले महत्वपूर्ण राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। आप उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कौन सा राज्य आएगा, उसके बाद में कौन सा आने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सबसे पहले चाहमान, फिर है प्रतिहार, फिर है राष्ट्रकूट और अंत में है चोल। चोल इसमें दक्षिण भाग में हो जाएगा। सबसे उत्तरी भाग में चाहमान, फिर उसके नीचे प्रतिहार, क्योंकि उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है तो हमें उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें चलना है। तो इनका क्रम ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, चाहमान, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। 20 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के शासकों की उपलब्धियों को बेहतर मानने का साधन अभिलेख थे। किस विशेषता के कारण उन्हें महत्व मिलता है? उत्तर के समर्थन में समुचित विकल्प का समूह आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है अभिलेखों की रचना जो है वो विद्वानों के द्वारा की गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है, कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर पूर्व मध्यकालीन राज्यों की स्थिति का सही भौगोलिक अनुक्रम आपको बताना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इसमें भी उत्तर से लेकर दक्षिण की बात हो रही है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा चोल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी चोल जो था वो सबसे दक्षिण में आ रहा था, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चोल सबसे दक्षिण में है तो चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट,
चौल, ये इसका सही क्रम इसमें हो जाएगा। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। किसी प्राचीन राज्य के नगरों में भव्य और विशाल मंदिरों का समूह पाया गया है। निर्माता का क्या उद्देश्य सर्वाधिक सुसंगत विकल्प से परिलक्षित इसमें होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा शासकों को धन व्यय करने की इसमें आदत थी, इसीलिए वो इनका निर्माण करवाते थे। 24 नंबर का प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कथन में जन्मसिद्ध अधिकार को सल्तनतकालीन समाज के संदर्भ में आशय स्पष्ट करते हुए उपयुक्त कथन का चयन आपको करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। 25 नंबर है, सल्तनत काल में चरावाहों व शिकारी संग्राहकों को 2 आब क्षेत्र से खदेड़ दिया गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिकारी संग्राहकों का अधिवासन क्षेत्र इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है हरियाणा, यूपी और बिहार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में 2 आब की कौन सी 2 नदियों के उद्गम स्थल पर आप जाना चाहेंगे? इसका सही क्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गंगा यमुना। 27 नंबर है, मध्यकालीन समाज में जातीय बंधन जो थे वो बहुत ही कठोर थे। आपके अनुसार तुगलक सुल्तानों का वह कार्य जो अन्य मुसलमानों से अलग था, विकल्प पढ़कर आपको उसका जवाब देना है। तो ये हो जाएगा तुगलक जो थे वो सुल्तानों से निम्न वर्ण के लोगों को उच्च पद प्रदान करते थे, यही इसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन है, खिलजियों के शासनकाल में सामंतों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों के कारणों की जांच करते हुए उपयुक्त कथन आपको सत्यापित करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा लेखाकारों के अधिकारों में अभिवृद्धि करना। 29 नंबर है, औरंगजेब की सत्ता स्वीकार करने आए शिवाजी का अपमान किया गया था। औरंगजेब की सत्ता के लिए वह घातक सिद्ध हुआ। कथन की समीक्षा करिए व उपयुक्त कथन समूह का चयन कीजिए। इसका जवाब रहने वाला है शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, बिल्कुल सही है। दक्षिण में औरंगजेब की सत्ता अस्थिर हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। शिवाजी ने मराठाओं को एकजुट किया, तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक, भू राजस्व, प्रशासनिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए आप निम्न में से कौन से इतिहास और उसके ग्रंथ को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक मानेंगे? तो इसमें अब्बुल फजल द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है आइन ए अकबरी, इसको हम सहायक मानेंगे। स वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर समूह देखने के लिए आपको जिस राज्य व स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी उसका युग्म आपको ढूंढना है। यहाँ चंदेल शासकों की बात हो रही है, तो ये रहेगा खजुराहो, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गिल्ड श्रेणी को परिभाषित करने के लिए, मतलब गिल्ड या श्रेणी को परिभाषित करने के लिए दिए गए कथनों में से असंगत जो विकल्प है वो आपको ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्व नीतियों के निर्धारक समूह थे। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि का सही समूह क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा रागी, चाय, रबर और कपास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक भौगोलिक क्षेत्र में शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी, कम वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाना सबसे सार्थक होता है? इसका जवाब होगा बाजरा। अगला प्रश्न है, अगर भारत में
कोई राज्य एक सेना का गठन कर सेनापति की नियुक्ति करता है तो वह भारतीय संविधान की किस विशेषता का उल्लंघन करेगा? तो वो संघवाद का उल्लंघन कर रहा है। अगला प्रश्न है, यूनुस अभी 18 साल का हुआ है, उसको अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाना है तो उसे किस कर्मचारी से संपर्क करना होगा? तो उसे BLO से संपर्क करना होगा, क्योंकि BLO के द्वारा ही मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक कर्मकांडों को करने के लिए रोक दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। अगला प्रश्न है, अगर भारत का राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बन जाता है तो आप भारत की किस विशेषता के बारे में अनुमान लगाएंगे? तो इसका जवाब रहने वाला है धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है? इसका जवाब हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। अगला प्रश्न रहने वाला है, भारत की लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। कितनी? 272 सीटों पर। इस बार किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली, तो ये जो वर्तमान लोकसभा है उसकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार वर्तमान में बनी हुई है? तो 272 अगर मिल जाते हैं तो सरकार खुद की बना लेते हैं, और जिसमें और किसी पार्टियों सरकार बनाने के लिए और किसी दलों की आवश्यकता होती है तो ऐसे दलों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार, मतलब मिलीजुली सरकार। अगला प्रश्न है, अगर रामलाल को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे मत प्राप्त करने के लिए किन मतदाताओं से संपर्क करना पड़ेगा? तो उसे विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, मतलब जो अपने विधायक हैं और सांसद हैं, उनसे उसको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद में अभी महिला प्रतिनिधित्व जो है वो केवल 11% है। इसे बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें इसका जवाब हो जाएगा महिला आरक्षण को। अगला प्रश्न है, अगर भारत का सबसे धनी व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होता है तो पीड़ित व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार रखता है। यह किस कथन से साबित यहाँ हो रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कानून सबके लिए समान है, मतलब कानूनी समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के समय संसद में एक सांसद द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इसके लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए क्या व्यवस्था देंगे? तो इसका जवाब रहने वाला है प्रश्न पूछने की अनुमति। अगला प्रश्न है, अगर भारत के 2 राज्यों में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा वो किस प्रकार करने वाले हैं? तो इसका निपटारा वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाकर करेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है, अगर संसद जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा अधिकार होगा जिससे वो उस कानून को लागू होने से रोक सकती है? तो वो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उसको हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामलाल और श्यामलाल दोनों एक ही दुकान में साझेदार हैं। अगर उनमें दुकान की जो पूंजी है उसको लेकर थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो आप किस प्रकार का वाद
तो किस प्रकार का वाद वो दायर करेंगे? तो वो दीवानी प्रकार का जो वाद है वो दायर करेंगे। अगला प्रश्न है, कालूराम और हरिराम में एक नगर की रोड पर मारपीट हो जाती है, वो किस प्रकार का वाद दायर करेंगे? मतलब यहाँ मारपीट की बात हो रही है और यहाँ दुकान की जो पूंजी है उसकी बात हो रही है। दुकान की जो पूंजी है तो पूंजी से संबंधित विवाद दीवानी होते हैं और मारपीट से संबंधित विवाद फौजदारी की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर रामलाल के घर चोरी हो जाती है तो पुलिस किस कानून के तहत उस पर केस दर्ज करेगी? तो चोरी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? चोरी करना वो आता है फौजदारी के अंदर। मारपीट, चोरी करना दोनों ही फौजदारी के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, रानू को उसके ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो यहाँ दहेज की बात हो रही है, तो ये कौन से कानून में आएगा ये आपको बताना है। तो वह किस कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाएगी? तो इसका जवाब रहने वाला है आर्थिक कानून। अगला प्रश्न है, रामलाल का किराएदार उसका मकान खाली नहीं कर रहा है, तो उसे कहाँ पर वाद दायर करनी होगी, कहाँ पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी? तो इसका जवाब हो जाएगा पुलिस में। अगला प्रश्न है, अगर रामलाल को श्यामलाल पीट देता है तो रामलाल इसकी रिपोर्ट या वाद कहाँ पर दायर करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पुलिस स्टेशन में। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास की 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा गया है। इनमें से कौन सा कथन इस काल विभाजन की सही व्याख्या नहीं करता है? वो कथन आपको बताना है। तो यह मानव की प्राचीन व मध्यकाल में धर्म का सहअस्तित्व उस टाइम नहीं था। तो ऑप्शन 22 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में उपनिवेश शब्द का क्या आशय होता है? निम्न में से कौन सी संकल्पना के साथ यह संदर्भित है? तो इसका जवाब रहने वाला है ऐसा राजनीतिक युग जहां सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रीकरण हो गई हो। आगे है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भारतीय इतिहासकार की यह युगांतकारी घटना है। निम्न में से कौन सा कथन इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रणनीतिक महत्व की बेहतर व्याख्या करता है? तो वो कर रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया व चीन से व्यापारिक मार्गों से ईस्ट इंडिया कंपनी का जुड़ाव। अगला प्रश्न है, एक तंत्रवादी शासक ने देशी राज्यों के राजनीतिक अधिकारों को कैसे प्रभावित किया था? तो उन्होंने देशी राज्यों द्वारा स्वयं निर्णय लेने के अधिकारों को कम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या क्रम बड़े से छोटे में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम। तो आप देखोगे यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद में बंगाल, फिर है महाराष्ट्र और फिर है बिहार। तो ये क्रम है उच्च से निम्न की ओर। 60 नंबर का प्रश्न है, महेश अपने दोस्तों के साथ हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर रहा है, तो कौन सी मुख्य दिक्कत का सामना उसको करना पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश वहाँ पर ज़्यादा होता है। साथ ही वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है। तो इसमें सही तो ऑप्शन ज़्यादा सही जो है वो तो सी रहेगा, वरना आप डी को भी इसमें मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्ति के प्रकार का इसमें भाग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? वो है तटीय प्रवाल। अगला प्रश्न है, रमेश अपने माता पिता के साथ जयपुर से मुंबई घूमने जा रहा है, कौन से राज्यों से वो बीच में से गुजरेगा? तो जयपुर से मुंबई तक का रास्ता बताना है और बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो जयपुर जो है इसमें तो राजस्थान हो गया,
फिर बीच में एक स्टेट आएगा गुजरात और मुंबई आता है महाराष्ट्र में। तो ये 3 राज्य आ जाएंगे। राजस्थान में तो जयपुर से जा रहा है, फिर गुजरात आ जाएगा और फिर वो कहाँ पर जा रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप रॉयल बंगाल टाइगर की इच्छा रखते हैं तो कौन से वनों का भ्रमण आप करना चाहेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं वो कौन से अभयारण्य में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे सुंदरवन अभयारण्य में ये रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में भारत सरकार के लक्ष्य प्राप्त करने में कौन सा प्रयास इसमें सार्थक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कोयला की भरपूर मात्रा में उपलब्धता है तो कौन सा उद्योग लगाने की संभावना वहाँ पर अधिक रहती है। तो वहाँ कोयला, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ किस प्रकार का उद्योग या इंडस्ट्री पनप सकती है। तो इसका जवाब हो जाएगा लोहा उद्योग। अगला प्रश्न है, लोगों का एक समूह जो कपास उत्पादन भी करता है और उत्पादन कार्य भी करता है और बाजार में बेचने भी वही लोग जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा उद्योग अनुकूल रहता है। मतलब सारे काम ही वो खुद कर रहे हैं, तो वो निजी उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की केवल एक सीट वाले राज्य का सही क्रम कौन सा है। मतलब जो सांसद के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जिनमें चुना जाता है, उसमें कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केवल एक सीट है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। यहाँ पर एक एक सीट रिजर्व होती है। अगला प्रश्न है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का 2 घंटा का समय अंतराल हमें देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है और गुजरात पश्चिम में स्थित है, तो इसमें समय का अंतराल 2 घंटा आ गया। जो समय भिन्न भिन्न देशांतरों पर अंकित न करके एक देशांतर पर निश्चित है, तो वो देशांतर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा 82.5 डिग्री देशांतर, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में एक नहर बनाकर ले जाया गया जो जल है वो बाड़मेर तथा जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उनके द्वारा प्राप्त होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वो परियोजना है जिसमें बाड़मेर और जालौर जो ज़िले हैं वहाँ पर पेयजल भी प्राप्त होगा और सिंचाई की सुविधा भी उनको मिलेगी। तो वो है माही परियोजना के द्वारा उसमें नहर बनाकर वहाँ तक पानी ले जाया जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दशा इनमें से कौन सी हो सकती है। तो आप देखोगे वो रहेगी अनुकूल जलवायु और जल की उपलब्धता, या फिर उपजाऊ मिट्टी, या उपयुक्त भूमि। तो उपयुक्त भूमि जो है यही सबसे उत्तम ऑप्शन इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है एवं उसी गांव का क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है, तो उस गांव की जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। तो वो हो जाएगा 100। तो इसको हम हल करेंगे तो ये 100 हो जाता है। अगला है, सुबह अखबार पढ़ते ही पता लगता है कि सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें कुछ लोग मारे गए, अतः हमें सड़क पर अत्यंत सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें से कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग है, वही आपको छांटना है। तो ओवरटेक बाईं तरफ से सावधानीपूर्वक करना चाहिए, यही इसमें अलग है।
अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, उसमें बच्चे लोग आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? कौन सी बीमारी उनमें नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र विकृति। ये इसमें नहीं होगा। उनमें अंधापन भी आ गया, अंतर्शोथ विकृति भी आ गई और मिनिमता रोग भी उनमें पाया गया। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पत्थर का रंग आज भी खराब नहीं हुआ है। उसका पत्थर कौन सी खदानों से निकाला गया था? तो ताजमहल जो इमारत है उसमें जो पत्थर काम में लिए गए थे वो मकराना का जो संगमरमर है वो काम में लिया गया था। मकराना कहाँ पर है? नागौर में। तो ये राजस्थान से इसके पत्थर मंगवाए गए थे। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा, यूपी में। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण में एक प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा सुसु। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक के क्रम में स्थित राज्यों का सही क्रम बताना है। मतलब जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है वहाँ कौन सा राज्य है और जहाँ पर वो अंत में भारत देश से बाहर चली जाती है तो अंतिम राज्य कौन सा है? तो वो क्रम से आपको बताना है, जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर वो दूसरे देश में चली जाती है वहाँ तक क्रम बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, ये इसका सही क्रम है। फिर ये पश्चिमी बंगाल में, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है पश्चिमी बंगाल के बाद में। तो ये इसका सही क्रम है। फिर है, फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा प्रतीक अपने अर्थ के साथ सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो वो है अपनी पूंछ मोह के लिए सांप, मतलब सुंदरता का चिन्ह। ये सही नहीं है। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। विधिपट कानून की समानता है। टूटी हुई जंजीर मतलब दास्ता से आज़ादी। ये तीनों सही हैं। अगला है, भारत की जलवायु के संदर्भ में कोरियोलिस बल जो है वो प्रत्यक्षतः किस कारक से संबंधित है? तो यहाँ हम बात करें, वो जो प्रत्यक्षतः है वो तापमान से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सी नदी समूह से भिन्न है? तो यहाँ जो नदियों का क्रम दे रखा है वो भिन्न है। वो है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये भिन्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थलाकृति जो है वो समूह से अलग है, भिन्न है? तो वो है प्रपात। ये नदियों के द्वारा नीचे बनाए जाते हैं। प्रपात, जलप्रपात मतलब नदियाँ जो हैं वो ऊपर से नीचे गिर रही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले सल्तनतकालीन मुस्लिम राजवंशों का सही क्रम क्या होगा? जो मुस्लिम राजवंश थे उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश और उसके बाद में सैयद वंश। तो गुल खिले तो शायद ऐसे कि इसकी एक ट्रिक है, गुल खिले तो शायद लोधी हुए। इस प्रकार शायद एक ट्रिक है इनकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्नता को प्रदर्शित करता है? तो वो रहेगा सामंत जो है वो इनमें से सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, यदि बालकों का एक दल जो है वो घूमने के लिए गिर के जंगलों में जाता है, गिर गुजरात, तो वहाँ किस वन्य प्राणी को देख पाने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो गिर के जंगलों में हमें क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ पर हम देखें तो गिर के जंगलों में सफ़ेद शेर हमको देखने को मिलते हैं। अगला है, पर्वतारोहियों का एक दल पर्वतारोहण हेतु हिमालय की बहुत सी चोटियों पर चढ़ा, किंतु वर्णन करते समय गलती से एक अन्य चोटी का वर्णन उसने कर दिया। निम्न में से उस गलत चोटी को आपको पहचानना है। तो एक ऐसी चोटी जिस पर वो नहीं चढ़ा था, मतलब वो दूसरी साइड की वो चोटी है, वो उसके रास्ते में नहीं आई थी, वो आपको
पहचानना है। तो यहाँ हम देखें तो वो हो जाएगा मकालू पर्वत, ये अलग है। कंचनजंगा, ऊटी, नंदा देवी ये एक ही क्रम में स्थित पर्वत चोटियाँ हैं। अगला इसमें सॉरी मकालू नहीं, कंचनजंगा मकालू ऊटी तो एक ही है, नंदा देवी अलग है, इसमें नंदा देवी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्रत्येक भारतीय परिवार वर्षा जल का एकत्रीकरण करना शुरू कर दे तो औसतन प्रति घर प्रति वर्षा दिवस जल की कितनी मात्रा का संचय किया जा सकता है। तो ये लगभग 5000 लीटर का संचय वो कर सकते हैं। आगे है एक शोधकर्ता जीवमंडल का निरीक्षण करता है तो उसे ऐसा क्या दिखाई देता है जो जीवमंडल का भाग नहीं है। तो इसमें हम देखें तो वो हो जाएगा प्राणी। अगला है अरुणाचल प्रदेश में ऊर्जा का कौन सा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल तथा सर्वाधिक शक्ति दक्षता वाला सिद्ध हो सकता है। तो वो हो जाएगा ताप विद्युत। अगला है छात्र कक्षा में अध्यापक को अध्यापन कार्य करते हुए देखकर ये जानना चाहते हैं कि यह कार्य किस आर्थिक क्रिया का भाग है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्रिया का। आगे है केरल की प्राकृतिक दशाओं को देखते हुए यातायात का कौन सा साधन जो है वो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसमें यातायात का कौन सा साधन है वो सबसे उपयुक्त है और केरल की बात इसमें हो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु मार्ग। अगला है मेरठ यूपी के एक मरीज को गंभीर हालत में दिल्ली का जो जाना माना अस्पताल है एम्स वहाँ पर पहुँचने का सर्वाधिक द्रुतगामी साधन क्या होगा, मतलब वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके। तो वायु मार्ग जो है वही सबसे जल्दी का मार्ग इसमें हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार और फूस की छत वाले आवास या घर क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस सामग्री से मकान सस्ते होते हैं और ये गर्मी से भी इनमें बचाव होता है, मतलब द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है पेरिस से कोलकाता जाने वाले समुद्री जहाज के मार्ग में आने वाले बंदरगाहों का सही क्रम आपको बताना है। पेरिस से कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता भारत में है और पेरिस दूसरे देश का है। तो वहाँ से भारत के कोलकाता तक आने के लिए बीच में कौन कौन से मार्ग आएंगे। तो इसमें हम देखें सबसे पहले पेरिस से चलेंगे तो काहिरा आएगा, उसके बाद में अदन, फिर जिब्राल्टर, फिर कोलंबो और फिर कोलकाता। फिर है उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन चरवाहों ने पशुपालन का कार्य क्यों छोड़ दिया था। तो उन्होंने क्यों छोड़ा, सरकार द्वारा चरवाहों को रोजगार प्रदान करने के कारण उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। अगला है भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो उसका कारण था वनों में पर्यटन हेतु। अगला है यूरोपियन समाजवादियों का सर्वाधिक विरोध किस प्रस्ताव के प्रति था। तो उनका जो विरोध था वो था संपत्ति का जो निजी स्वामित्व है उसके विरुद्ध ये विरोध था। अगला प्रश्न है रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या देखने को मिला था। तो वो मिला था कम्युनिस्ट पार्टी का परिवर्तन। अगला प्रश्न है किसी अक्ष व्यक्ति द्वारा दूसरे वाई नामक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे गए। उक्त उदाहरण में व्यक्ति अक्ष द्वारा अपने किस संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण किया गया। तो वो उसके विरुद्ध गलत यहाँ पर बोल रहा है, तो ये इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो उसको नीचा समझता है।
अगला प्रश्न है, पटसन की फसल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से अपरिहार्य कार्य को आपको पहचानना है। तो वो हो जाएगा इसमें पर्याप्त उर्वरक। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि किसी उद्यमी को भारत में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने हैं तो भारत का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो सबसे उपयुक्त रहने वाला है। तो वो हो जाएगा मेघालय का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से कौन सा शहर समूह से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो वो शहर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से कौन सा है। तो वो कारक हो जाएगा मीर जाफर का विश्वासघात। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में एक छत्र रूप से स्थापित करने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था। तो वो रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित न्यायिक शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो भिन्नता को दर्शाता है, मतलब वो अलग है। तो इसका जवाब हो जाएगा पंच। काजी, कोतवाल, मुफ्ती ये सभी न्याय से संबंधित हैं, न्यायिक समीक्षा से ये संबंधित हैं, और पंच जो है ये इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजस्व शब्दावली समूह से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो ये शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है हटवाड़ी। अगला है, 1857 की क्रांति के स्थान और व्यक्ति का सही सम्मेलन कौन से विकल्प में नहीं है। तो यहाँ स्वतंत्रता क्रांति 1857 की बात हो रही है, तो उसमें उचित मेल कानपुर से नाना साहब पेशवा, अवध से बेगम हजरत महल, बरेली से बख्त खान, फैजाबाद से अब्दुल्ला शाह। तो कानपुर से नाना साहब वाला इसमें युग्म सही नहीं है। फिरंगी शब्द का अर्थ प्रकट करता है, क्या करता है। तो ये प्रकट करता है क्रूर स्थानीय सामंत का। नेक्स्ट है, पाइक शब्द का अर्थ निम्न में से किस वाक्य द्वारा यहाँ प्रकट हो रहा है। तो ये हो रहा है, खुर्दा रियासत के पूर्व सैनिक जो थे वो पाइक कहलाते थे। अगला है, वस्त्रों से जुड़ा कौन सा ऐतिहासिक शब्द समूह है जो है वो भिन्नता प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। तो वो हो जाएगा मसलिन। ये इन तीनों विकल्पों से अलग है। वस्त्र डिजाइन की कौन सी शैली का संबंध राजस्थान से हमें देखने को मिलता है। तो वो है छोटी सी छींट की सिल्क, मतलब छींट की सिल्क जो है ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है, बुनकरों का समुदाय तथा उसके स्थानीयकरण में कौन सा समूह जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो नहीं वाला है वो है उत्तरी भारत जुलाहे, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो बेवड़ मध्य भारत की स्थानांतरित कृषि ये अलग है, ओरांग सही है, वाट सही है, और मस्केट सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भाषाविद इनमें से नहीं था। तो वो था नेथेनियल हॉल हेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक समूह जो है वो कौन सा सुधारक समूह से भिन्न है, ये आपको ढूंढना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो इन तीनों से अलग है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं होने वाले नेता कौन थे। वो थे रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया, बाकी सेन, नौरोजी और मेहता तीनों ने लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आज़ादी से पूर्व प्रकाशित नहीं होता था। तो वो था केसरी।
बाकी सभी आज़ादी से पहले ही प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशुचारक समूह से भिन्नता रखता है? तो यहाँ हम बात करें तो ये हो जाएगा भोटिया। नेक्स्ट है, कौन सा आदिवासी समुदाय बस्तर से बाहर पाया जाता है? तो वो आदिवासी आपको ढूंढना है, वो है भतरा। नेक्स्ट है, स्थानांतरण कृषि के नाम तथा स्थान से असुमेलित जो विकल्प है उसको आपका चयन करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलंका, चेना, यही असुमेलित है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। मध्य एशिया मिल्पा, दक्षिण पूर्वी एशिया बेबर, अफ्रीका में चितमेन, ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष आदिवासियों के जीवन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है? तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा सागौन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिटलर से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? वो आपको देखना है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, उसमें युंग फॉक ये हिटलर से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हिटलर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, लेबेंसराम की अवधारणा का प्रयोग हिटलर ने किस प्रकार किया था? तो उसने पड़ोसी राष्ट्रों पर सैनिक हमले करके इस अवधारणा का प्रयोग हिटलर ने किया था। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति में प्रयुक्त शब्दावली के समूह से भिन्न जो शब्द है वो आपको चुनना है। तो वो भिन्न शब्द है स्पार्टकिस्ट लीग, ये अलग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष रूसी क्रांति का हिस्सा नहीं था? नहीं वाला ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखोगे ब्लैक्स जो है ये इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अधिक उपज देने के लिए निम्न में से कौन सी कम आधुनिक कृषि विधि मानी जाती है? तो यहाँ आप देखोगे पारंपरिक बीजों का प्रयोग, यही अलग है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निरंकुशता की संभावना कम होती है, इस कथन के लिए कौन सा कारण संबंधित नहीं है? तो इसमें हम बात करें तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र अखबार निरंकुशता और मतभेदों की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है वो उचित नहीं है? तो यहाँ नहीं की बात हो रही है, तो वो है लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपकी कार्य योजना का प्रथम चुनाव क्या रहने वाला है? तो वो हो जाएगा मानव पूंजी, द वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आप एक सीमांत किसान हैं, आप अपने खेत में उपज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इनमें से किस प्रकार की खेती करना चाहेंगे? तो इसमें बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से आपके गांव की गैर कृषि क्रिया कौन सी नहीं है? तो नहीं वाला बताना है, तो वो है परिवहन, ये गैर कृषि क्रिया है, बाकी कृषि से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, बास्तिल दुर्ग का जो पतन है वो फ्रांस की क्रांति का अभिप्रेरक माना जाता है। जनता द्वारा इसके पतन के कारणों का मूल्यांकन करते हुए उपयुक्त कथन का चयन आपको करना है। तो इसका जवाब रहने वाला है, यह अपराधियों के लिए शरण स्थली था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में यूरोप के मध्य वर्ग में बुद्धिजीवी एवं कलाकारों का वर्चस्व था। फ्रांस के बुद्धिजीवियों की ऐसी विशेषता जो उन्हें अन्य देशों के बुद्धिजीवियों से अलग करती है, वो विकल्प देखकर आपको बतानी है। तो वो हो जाएगी, यह फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट है, यदि आप फ्रांस के सम्राट पद पर होते और आपको राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार कर लगाने की ज़रूरत है, तब इसके लिए आप प्राथमिक कार्य क्या करेंगे? तो इसका जवाब होगा किसानों को कर चुकाने हेतु बाध्य
करना। अगला या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की तानाशाही राजशाही के खिलाफ नेशनल असेंबली को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। दिए गए युग्मों में से उचित युग्म को चुनकर उसका उत्तर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा स्टेट जनरल और थर्ड एस्टेट के विरुद्ध प्रतिषेध करना। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। आपकी समझ में फ्रांस के संदर्भ में ऐसा प्रयास पहली बार किसके द्वारा और किस रूप में किया गया था? विकल्पों में से आपको चुनकर उसका उत्तर देना है। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा थर्ड एस्टेट द्वारा टेनिस कोर्ट में सभा आयोजित करना। अंतिम क्वेश्चन है, मध्ययुगीन फ्रांस की घटनाओं का अवरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटने के क्रम में बताना है। लुई 16वें राजा का बनना, फिर है स्टेट जनरल की सभा का बुलाना, फिर है संविधान का निर्माण, फिर है जैकोबिन गणराज्य का पतन। तो इसमें हम देखें, लुई 16वें का राजा बनना 1774 की बात है। फिर है स्टेट जनरल की सभा बुलाना 1791, संविधान का निर्माण 1793, जैकोबिन गणराज्य का पतन 1815। तो ये इनकी सन आपको अवरोही क्रम में बतानी थी इन चारों की। तो इनकी सही वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।